हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। आज की इस क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस का जो 30 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन 25 के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आने वाले हैं 2025 में अपकमिंग्स जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जहाँ पे भी जीके जीएस पूछी जाएगी उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगी। और देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ है इसका ये थर्ड लेक्चर है। एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है 2024 में, ये थर्ड लेक्चर है उसका। इसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ है 2024 में सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन डाल दिया है, और जीके जीएस का, और उसके अलावा सीएचएसएल जो हुआ है 2024 में उसका भी प्री मेंस का। अभी मैं इसके अलावा जो एसएससी मेंस का जो पेपर हुआ था 2023 में 22 में, उसका भी मेंस का जो जीके का सॉल्यूशन है सब डाल दूंगा। ठीक है भाई। और देखिए भाई, आपको क्लास को कंप्लीट देखना है। एक दो क्वेश्चन देख के आप ये जान लो कि सब कुछ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्लास को कंप्लीट देखना होगा, सीरीज़ को कंप्लीट देखना होगा, तभी आप जो अपने पीवाईक्यू हैं उनका एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, पैटर्न को अच्छे से पकड़ पाओगे। तो आपको क्लास को कंप्लीट देखना है, और सारी सीरीज़, सीजीएल की जो सीरीज़ है और सीएचएसएल की जो सीरीज़ है और ये एमटीएस का थर्ड लेक्चर है, तो इस सीरीज़ को आपको थॉरोली देखना है। क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, 25 के 25 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको, और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डेली क्लास आ रही है, कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा। इसका सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, तीनों, सीजीएल की, सीएचएसएल की और ये एमटीएस की। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, पीवाईक्यू का आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका जो रिवीजन है इतना अपर लेवल पे हो जाएगा, बिल्कुल आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे 2024 का, तो 23 का, 22 का, 5 साल के पीवाईक्यू कर देंगे, और सारी चीज़ें हम क्लास में ही याद करेंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस रहेगी क्लास, और क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी चीज़ें याद करेंगे। रिवीजन अपना क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। आप इसे मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं और रिवीजन की तरह भी कर सकते हैं। ये नए बच्चों के लिए है, और पुराने बच्चे जानते हैं जिन्होंने मेरे क्लासेस लेक्चर्स देख रखे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, और जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ क्रॉपिंग सीजन एंड रिलेटेड क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से फसल के मौसम में और उसे संबंधित फसल की गलत जोड़ी की पहचान करो। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि यहाँ पे दे रखी है आपको सीजन वाइज, और उसको मैच करना है उसकी फसल से। तो देखिए, इसमें क्या है, रबी, जो रबी की क्रॉप है उसमें वीट होता है। हाँ होता है, बिल्कुल सही है ये। तो इनकरेक्टली पे ध्यान देना है एसएससी वालों, क्योंकि आप भाई इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जल्दी जल्दी में आप ऑप्शन पढ़ेंगे और इनकरेक्ट भूल जाएंगे, तो करेक्ट पे ही लगा देंगे। ठीक है, तो इनकरेक्ट का ध्यान रखना है आपको। तो जो रबी की क्रॉप है वो है वीट, और जो मेज़ होता है वो है खरीफ में, खरीफ। और जो रबी की क्रॉप है पैडी, तो ये पैडी नहीं है भाई रबी की क्रॉप। पैडी कब होती है, तो ये खरीफ की क्रॉप है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन खरीफ की क्रॉप है। अब थोड़ा सा रबी देखो, इसका आंसर है सी, तो ये गलत मैच है इसमें। रबी पैडी होती है खरीफ जो सीजन होता है उसमें। तो देखो, रबी जो होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। रबी जो सीज़न है इसमें जब बोई जाती है फसल, तो कब बोते हैं, इसमें बोते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास बोते हैं। और जो कटाई होती है इसकी मार्च अप्रैल में होती है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो इसके लिए जो थोड़ा कोल्ड, जो टेम्परेट जो वेदर है वो चाहिए होता है, कोल्ड वेदर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रबी का है। और जो खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की जो क्रॉप है, देखो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, तो ये खरीफ की जो क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप कब बोई जाती है, तो ये बोई जाती है जून जुलाई में, जून जुलाई में। और जो इसकी कटाई होती है, तो इसकी जो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में। तो इसको हम मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई होती है। ठीक है, तो जो ये खरीफ की क्रॉप है इसको ये बोई जाती है जून जुलाई में, और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास होती है। तो ये जो है मेज़, जो मक्का है, वो खरीफ की क्रॉप है।
ग्राउंड नट हो गई या सोयाबीन हो गई, ये खरीफ की क्रॉप में आते हैं। और वीट हो गया, तो ये है रबी की क्रॉप जो वीट है। सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड ये रबी की क्रॉप है। और इन दोनों के अलावा देखो, रबी और खरीफ की क्रॉप के अलावा तो इसके एक और होती है जायद, जायद की फसलें। तो जायद की जो क्रॉप है वो कब से कब तक होती है, तो वो होती है मई जून जुलाई के आसपास। मई, जून और जुलाई, 2-3 महीने ही होती है। जैसे जो फल आते नहीं है, जैसे वो वाटरमेलन आता है, तो ये जायद का है। और ककम्बर, ककम्बर जो आता है ये भी जायद का है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रबी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो, जो पैडी है, पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो पैडी को बोने के लिए काफ़ी वाटर चाहिए, और इसकी ग्रोथ के लिए भी। तो ये ग्रो होती है एंड कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन। तो ग्रो और कल्टीवेट रेनी सीजन में होती है। तो ये खरीफ की क्रॉप है, क्योंकि भाई खरीफ के क्रॉप के लिए रेनी सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, पूछी हुई है जो हमारे पीछे एग्ज़ाम्स हुए हैं काफ़ी सारे, और आगे भी पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इनकरेक्ट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर मुथु कन्नामल, तो आर मुथु कन्नामल हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2022 इज़ अ डांसर। तो किस डांस से एसोसिएटेड है आर मुथु कन्नामल, तो जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डांसर हैं। किस डांस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं ये, तो ये हैं सादिर डांस से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो जो सादिर डांस है ये प्रीकर्सर है भरतनाट्यम का। वैसे ये एक्सपोनेंट भी हैं भरतनाट्यम के। तो अब देख लेते हैं दूसरे डांस के बारे में अपना। जो राउफ डांस इन्होंने दे रखा है, ये है फोक डांस, जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। और गरबा कहाँ होता है, तो ये गुजरात में होता है गरबा। ठीक है, तो ये दोनों राउफ डांस पूछा हुआ है, गरबा भी पूछा हुआ है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। सादिर के ये एक्सपोनेंट हैं, वैसे ये प्रीकर्सर है भरतनाट्यम का। ठीक है, तो छऊ डांस क्या है, तो ये सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। और ये किस एरिया में होता है, ये वेस्ट बंगाल में, और इधर उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और झारखंड में ये होता है। ठीक है, 3 स्टेटों में। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको जो स्टेटस है क्लासिकल डांस का, ये दिया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी नहीं है, बहुत थोड़ी हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ए पर्सन हुज वेट इज़ 50 kg, 50 किलो, एंड हाइट इज़ 1.5 मीटर। तो एक व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स की गणना करें जिसका वजन 50 किलो है और ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो देखो, बॉडी मास जो इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, इसमें जो वेट है अपॉन में क्या, जो हाइट है। ठीक है, अब हाइट इसमें मीटर स्क्वायर में दे रखी है, सब में है ना। तो हाई वेट कितना है, 50 kg, और 1.5 इंटू 1.5, दो, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है ना, तो हाइट हमें 1.5 मीटर है, मीटर स्क्वायर में हमें ले जानी है। तो 50/2.25, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 22.2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन फोक डांस, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है। देखिए, फोक डांस जो होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, उस एरिया का प्रसिद्ध होता है, जैसे किसी डीटी को डेडिकेटेड हो सकता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है। तो देखिए, इसमें जो आंसर है इसका, इसका जो आंसर है वो है बिहू डांस। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिहू डांस आसाम में होता है। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये हैं क्लासिकल डांस के एग्जाम्पल।
क्लासिकल डांस, अब ये कहाँ पे होते हैं, तो भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है, केरला में, और जो सतरिया डांस है ये होता है आसाम में। अब कुछ और भी मैं बता देता हूँ आपको। तो जो होता है कौन सा, कुचिपुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और कथकली तो ये होता है केरला में। और उसके बाद कथक, तो ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और सतरिया बता ही दिया। और एक होता है मणिपुरी, तो मणिपुरी होता है मणिपुर में। और ओडिसी जो डांस है वो होता है उड़ीसा में। तो 8 क्लासिकल डांस है और छऊ एक डांस है, छऊ। तो ये सेमी क्लासिकल डांस है, ये है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के आसपास होता है ये। ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। बाकी जो 8 क्लासिकल डांस है अपने, इसका दिया है किसने, जो संगीत नाटक अकादमी है। तो संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी, 1953 में। ये ही स्टेटस देती है क्लासिकल डांस का। तो 8 क्लासिकल डांस है टोटल इंडिया में, 9th भी है जो 9th कल्चरल मिनिस्ट्री ने ऐड किया है क्लासिकल डांस के फॉर्म में, तो ये छऊ। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं ये सारे। बिहू फोक डांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। तो उसका जो आंसर था वो है बिहू, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। विच कंट्री वॉन द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023-2023 इवेंट इन द मेंस कैटेगरी। तो किस देश ने पुरुषों की श्रेणी में चौथी एशियाई खो खो चैम्पियनशिप 2023 प्रतियोगिता जीती। तो किसने जीती है 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप जो 2023 में हुई थी मेंस कैटेगरी में, तो ये जीती थी इंडिया ने। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और ये हुई कहाँ पे थी, तो ये आसाम में हुई थी। ठीक है, एशियन गेम्स अलग है लेकिन ये चैम्पियनशिप हुई थी जो आसाम में हुई थी। और जो एशियन गेम्स हैं, देखो एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, 2022 में हुए थे। तो ये हुए थे चाइना में, होंगझोउ चाइना। अभी जो 2026 4 साल में होते हैं एशियन गेम्स, तो ये 2026 में जो होंगे ये कहाँ पे होंगे, जापान में होंगे, आइची और नगोया में, आइची नगोया। ठीक है, तो ये एशियन गेम्स हैं। और स्टार्ट कहाँ पे हुए थे, 1951 में दिल्ली में स्टार्ट हुए थे, इंडिया में इसका पहला एडिशन हुआ था। और 1953 के बाद हर 4 साल में कंटिन्यू होते हैं ये। ठीक है भाई, इतना आपको एशियन गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। 2022 के चाइना में, अब 2026 के हर 4 साल बाद होते हैं एशियन गेम्स। तो आइची नगोया जो जापान में है वहाँ पे होंगे। स्टार्ट कब हुए थे, 1951 में। और 1953 से लेके अब तक 4 साल में कंटिन्यूसली होते आ रहे हैं। और जो अभी हुए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, वो ओलंपिक हैं, पेरिस ओलंपिक, समर ओलंपिक हैं वो, समर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक 2024 के वो फ्रांस में हुए हैं। ठीक है, पेरिस में। अभी जो 2028 में होंगे जो समर ओलंपिक, वो होंगे लॉस एंजिलस, एंजिलस। तो यूएसए में होने वाले हैं अब नेक्स्ट जो होंगे समर ओलंपिक्स, 4 साल में होंगे ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड मेगालिथ कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, द मेगाज मीन्स ग्रेट एंड लिथाज मीन्स स्टोन। तो मेगा मतलब ग्रेट और लिथ मतलब स्टोन। आपने ऐसे भी तो हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं आपने सुना होगा, ऐसे पढ़ा है ना आपने प्री हिस्टोरिक में, जो मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तो वो लिथिक स्टोन इससे ही रिलेटेड है। तो मेगा मतलब ग्रेट और लिथिक मतलब स्टोन। तो मेगालिथ शब्द 2 शब्दों से आया है। मेगास का अर्थ है महान और लिथास का अर्थ है पत्थर, स्टोन। तो ये कहाँ से, किसका वर्ड है ये, कहाँ से आया ये, तो ये ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मेगालिथिक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्डों से मिलकर बना है, मेगा मीन्स ग्रेट और लिथाज मीन्स स्टोन। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसका पहली बार यूज़ किया गया था 1849 में, 1849 में, बाय द ब्रिटिश
एंटिक्वेरियन एल्गरनॉन हर्बर्ट के द्वारा, ठीक है। और किसके रेफरेंस में? स्टोन हेज के रेफरेंस में। इतनी चीज़ें ये बेशक याद ना रखें आप, बस ये याद रख लें कब यूज हुआ था, और दूसरा कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर वाज ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 2022 हेल्ड? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में 2022 में, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जो 2023 का हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था वो भी। अभी जो 2024 का हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है, ये बेंगलुरु में हुआ है 2024 का। 2023 का दिल्ली में और 2022 का भी दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ग्लोबल समिट होती है गवर्नमेंट की, बिजनेसमैन्स की और जो अकेडमियंस होते हैं उनकी बीच में जो डिस्कशन होता है, ठीक है, कैसे ग्रोथ करनी है टेक्नोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 8, द गणेश रथ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मोनोलिथ टेम्पल्स एट? तो गणेश रथ किस जगह के बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है? तो ये महाबलीपुरम में पड़ता है गणेश रथ का जो टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, मोनो मीन सिंगल, लिथिक मीन स्टोन। ऐसे तोड़ के आप वर्डों को बना सकते हैं, जो एक ही स्टोन को काट कर बनाया गया हो, ठीक है। तो जो गणेश रथ है वो पड़ता है कहाँ? महाबलीपुरम में। गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो ये जो सिटी थी, ये देखो कांचीपुरम, पहले देख लेते हैं कांचीपुरम का। तो कांचीपुरम जो है इज़ नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड होम ऑफ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तमिलनाडु में है कांचीपुरम। और ये चीज़ आप याद रखें, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, ठीक है। उसके अलावा देखो गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो ये राजा राज वन ने बनवाया था, जो सिटी है। टेम्पल भी है गंगाईकोंडा चोलापुरम और गंगाईकोंडा चोलेश्वर, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोला का टाइटल भी इन्होंने लिया था, राजा राजेंद्र वन ने, ठीक है। और एक जो कौन सा टेम्पल है वो बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर जो टेम्पल है ये बनवाया था किसने? राजा राज वन ने। राजा रा, राजा राजा वन ने बनवाया था। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे? तंजावुर में, तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में है वो, ये ध्यान रखना है आपको। और गंगाईकोंडा चोला का टाइटल इन्हें मिला था, राजेंद्र वन को। और इन्होंने सिटी जो शहर बसाया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, विक्ट्री के बाद, पाला डायनेस्टी के ऊपर विक्ट्री करने के बाद। और 11वीं सेंचुरी में थे ये चोलाज थे, ठीक है। तो सारनाथ में जो अशोका का पिलर है, पिलर इंस्क्रिप्शन है सारनाथ का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ के पिलर से ही लिया गया है। तो ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो हम ऑप्शंस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आने वाले टाइम में। देखो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर क्या करता है, इन ऑप्शन से ही उठा लेगा और उसे क्वेश्चन बना देगा। तो आपको ऑप्शंस को भी साथ के साथ पढ़ के जाना है। हम उस तरह की प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन ही उस तरह का करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया तो जाएगा नहीं हमसे छूट के बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ज्योतिबा फूले बिलोंग्ड फ्रॉम विच स्टेट? तो ज्योतिबा फूले किस राज्य से थे? तो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये महाराष्ट्र से थे, जो ज्योतिबा फूले जी हैं। इनके बारे में देखो, सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना 1873 में इन्होंने ही करी थी। और इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी और तृतीय रत्न। और देखिए जो सत्यशोधक जो समाज है ये तो इनकी रचना है। और दूसरा इन्होंने ही स्थापना की थी इसकी, ट्रुथ सीकर के नाम से जानते हैं इसे, सत्यशोधक समाज को। इनके जो फॉलोअर्स थे ज्योतिबा फूले के, और ज्योतिबा फूले ने ये जो है ट्रूथ सीकर्स के नाम से इसे जानते थे, सत्यशोधक समाज को। और देखिए इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले, ठीक है। तो सावित्री बाई फूले को इन्होंने अपनी जो इनकी वाइफ थी उसने पढ़ना और लिखना सिखाया था। और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, गर्ल्स जो एजुकेशन है उस पर काफ़ी काम किया है।
और इनकी वाइफ ने गर्ल्स के लिए काफ़ी कॉलेज खोले थे, स्कूल खोले थे 34-35 के आसपास पुणे में। पहला गर्ल्स स्कूल इन्होंने ही खोला था, और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, वो पहली फीमेल टीचर थी इंडिया की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी काफ़ी काम किया है। ठीक है, और ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, मेन तो यही है, ये पूछा जाता है कई बार। सत्यशोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी के नाम से जानते हैं इसे, ये इन्होंने स्टार्ट की थी और इनके फॉलोअर्स ने 1873 में। गुलामगिरी भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ये थोड़ा कम पूछा गया है बट इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। गुलामगिरी याद रख लें इसे भी, तृतीय दत्तना को। ठीक है, ईयर याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है ईयर भी, बट ईयर नहीं पूछता है मोस्टली। इसमें पूछेगा सत्यशोधक समाज में, या तो पूछ लेगा फाउंडर कौन थे इसके, और ईयर पूछ लेगा। फाउंडर दे देगा, ईयर पूछ लेगा, तो इसमें ईयर कम पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 27 अक्टूबर 2019 दुष्यंत चौटाला टुक एन ओथ एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला जी, जो 2019 के इलेक्शंस हुए थे। अभी 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है बीजेपी। ठीक है, तो उसके सीएम का नाम आप मुझे बताएंगे, जो अभी 2024 में इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के, तो उसके सीएम जो है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको ये बताना है और अपना पार्टिसिपेशन रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप उनने जो रिव्यूज़ हैं भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जब तक आप देखिए कंप्लीट नहीं देखेंगे ना क्लास को कंप्लीट आपको देखेंगे तभी जाके फ़ायदा होगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन देख के 10 क्वेश्चन देख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। PYQ का आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा, और कंप्लीट जो क्लास है उसे देखना होगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, तो ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आप जो क्लास है उसे कंप्लीट देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप अपना, क्वेश्चन नंबर 11। वेयर वाज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791 टू टीच एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये आपको बताना है, तो ये बनारस में करी गई थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो किसने करी थी ये, तो जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना करी थी हिंदू कॉलेज की, बनारस में 1791 में। ये याद रखना है, पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में पूछा था स्टेटमेंट के बेस में ये, उसमें CHSL में। ठीक है, तो जोनाथन डंकन ने 1971 में की स्थापना करी थी हिंदू कॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया मार्क द लोएस्ट इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023-2023। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम चिन्हित किया है, यह प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार। तो कौन सा स्टेट है जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे जो कम पॉवर्टी है जिसमें, तो वो है केरला, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अगर उसका आ जाए यूटी का, यूनियन टेरिटरी का, तो यह है पुडुचेरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये देखिए, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसे कौन रिलीज़ करता है, तो इसे नीति आयोग रिलीज़ करता है। और देखिए जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, उसे कौन पब्लिश करता है, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको ये भी याद रखना है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, और इंडिया में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, दोनों याद रखने हैं आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। और नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस पे मेजर किया जाता है, और जिसके अंदर 12 इंडिकेटर हैं। तो ये 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, तो ये है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसके अंदर 12 इंडिकेटर हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना इस चीज़ को।
नेक्स्ट जो है देखो, डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 24.85%, 24.85% टू 14.96%। तो देखिए 24.85% से 14.96% हो गया 2015-16 से लेके 2019 से 21 तक, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है। तो हमने जो डेटा लिया है ना, जो इस जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग ने जो डेटा लिया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया है जो 4 था, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था, जो आया था 2019 से 21 के बीच में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया था, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था वो 2015-16 में। तो इन दोनों का डेटा कंपेयर करके ही यहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको बताया है कि कितना रिड्यूस हुई है। तो वो 9.89% रिड्यूस हुई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेट्स दैट द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट पॉपुलेशन इन 2021 अबाउट, देखो 135.5 मिलियन पर्सन जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ठीक है, 2015-16 से लेकर और 2019 से 21 के बीच में। तो काफ़ी कम हुई है जो पॉवर्टी है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इतना ध्यान रखें 135.5 मिलियन पीपल हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और देखिए जो रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो रिडक्शन हुआ है वो 9.89% है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो नीति आयोग ने लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है, आपको अलर्ट हो जाना है नॉट को देखते ही। पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, तो इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है? तो देखिए जो टैक्स रिवेन्यू है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, देखो इसमें होता है टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। जैसे कि देखो इंटरेस्ट की जो रिसिप्ट आती हैं वो, डिविडेंड्स जो होता है वो, और प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनका सब, उनसे जो प्रॉफिट आता है वो भी इसमें ही आता है, और फीस और जो चार्जेस लगाए जाते हैं तो वो भी इसी में आते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो कि रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। बाकी ये तीनों क्या हैं? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स, ये तीनों किस में आते हैं? तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है जो टैक्स रिवेन्यू है वो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आता है, नॉट पूछा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बाकी तीनों कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, और ये है रिवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी सी अलर्ट रहना है इन चीज़ों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। ऑन बॉइलिंग एन एग वाई डज द आउटर पार्ट बिकम ओपेक एंड वाइट। तो अंडे को उबालने पर बाहरी जो भाग होता है अपारदर्शी और सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो क्यों होता है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द हीट कॉज डीनेचुरेशन, हार्डनिंग द एल्बुमिन एंड कलरिंग इट ओपेक वाइट। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए हीट की वजह से डीनेचुरेशन होता है, और डीनेचुरेशन के कारण क्या होता है? हार्डनिंग द एल्बुमिन, और कलर होता है और ओपेक वाइट हो जाता है। ठीक है, अब डीनेचुरेशन क्या होता है? तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन्स होता है एग के अंदर वो अनफोल्ड और एग्रीगेट हो जाता है एक साथ, और हीट की वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जो दोबारा बता देता हूँ, जो प्रोटीन होता है एग वाइट में वो अनफोल्ड और एग्रीगेट हो जाता है एक साथ हीट सप्लाइड की वजह से, जो हीट अप्लाइड होती है इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। और इसको देखिए, द हीट कॉज डीनेचुरेशन, हीट की वजह से डीनेचुरेशन होता है, जिसकी वजह से हार्डनिंग होता है एल्बुमिन का, और कलरिंग इट ओपेक वाइट, तो इसे ओपेक वाइट कलर दे देता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखो मध्य प्रदेश में नंदा देवी कहाँ है? तो ये नंदा देवी है उत्तराखंड में, और पेरियार कहाँ है? केरला में, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। बांधवगढ़ है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और साइलेंट वैली केरला में।
ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क जो है। अब देखिए जो पेरियार नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उसके अंदर, और जो पेरियार है, और ये टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क। और प्रोटेक्टेड एरिया है कहाँ है? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। पत्था नामतिट्ठा, पत्था नामटिट्ठा डिस्ट्रिक्ट में है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, पत्था नामटिट्ठा विलेज है ये, केरला में। वैसे इतना तो नहीं पूछेगा आपसे विलेज, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है और केरला पूछ सकता है। ठीक है, पेरियार का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा आपसे, इधर स्टेट का नाम दे देता है और इधर नेशनल पार्क दे देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन उसे थोड़ा हार्ड बनाना हुआ तो, बट उसमें भी हम एलिमिनेशन ट्रिक्स के थ्रू निकाल लेंगे। एलिमिनेशन बहुत आसान रहता है उन वाले क्वेश्चंस में जो मैच द फॉलोइंग होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, नंदा देवी उत्तराखंड में, पेरियार केरला में, बांधवगढ़ एमपी में, साइलेंट वैली केरला में। ठीक है भाई, मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स ले आऊँगा, आपको मैपिंग सीरीज़ करा दूंगा, आपको ऐसे रट जाएगी बिल्कुल, मैपिंग सीरीज़ मास्टर हो जाओगे आप ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स में, सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला H2SO4? ये है H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? तो H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है भाई ये। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रिक जो एसिड है HNO3 है इसका फॉर्मूला। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाईली कोरोजिव है, कोरोजिव मिनरल एसिड है, और कंपाउंड इज कलरलेस, जो कलरलेस होता है, बट सैंपल टेंड टू एक्वायर अ येलो, जो सैंपल होता है येलो हो जाता है कास्ट ओवर टाइम, रखे रखे, ड्यू टू डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके डिकम्पोजिशन की वजह से ये येलो हो जाता है काफ़ी टाइम तक जब रखा रहता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका जो फॉर्मूला है, ये केमिकल कंपाउंड है, और इसका जो फॉर्मूला है H2S। इट इज़ अ कलरलेस हेल्कोजन हाइड्राइड। तो ये जो है कलरलेस हेल्कोजन हाइड्राइड होता गैस होती है, और इट इज़ अ पॉइजनस, कोरोजिव एंड फ्लेमेबल। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वाला जो है ये है लास्ट वाला, सल्फोरस एसिड। तो सल्फोरस एसिड इसका फॉर्मूला है H2SO3। फॉर्मूला आपको याद रखना है, नाम याद रखना है चारों का। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड, और हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S, और सल्फ्यूरस एसिड को ये बोलते हैं H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74(1) हु इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, देखो स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होते हैं उनका जो हेड होता है वो CM होता है। अब ऐसे ही लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा से मिलके, वैसे जो मंत्री परिषद मंत्री तो जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको हेड कौन करता है? तो PM उनको हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यही पूछ रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको हेड कौन करता है, और आर्टिकल 74(1) में दे रखा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और देखिए जो 74 है आर्टिकल, इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट, और एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और 75 में ओथ है मिनिस्टर्स की, PM की। ठीक है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इतना ध्यान रखना है आपको।
अब जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, देखो इसके बारे में आर्टिकल 93 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइड करता है इलेक्शन फॉर बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके इलेक्शन जो दे रखे हैं वो है आर्टिकल 93 में। और जो इंस्टीट्यूट है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, ये ओरिजिनेट हुआ था 1921 में। और जो प्रोविज़न था इसका किससे है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, तो ये ओरिजिनेट हुआ था 1921 में। और जो ऑफिस है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू। और जो आर्टिकल 52 है ये रिलेटेड है आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है, तो ये है इंडिया स्टेट्स देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट दे रखे हैं। पार्ट 5 में आते हैं ये, पार्ट 5 में, ठीक है। और चीफ जस्टिस, देखो चीफ जस्टिस जो हैं वो आर्टिकल 124, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जो हैं वो है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ, और उसमें चीफ जस्टिस होने चाहिए और अदर जजेस भी होने चाहिए। तो आर्टिकल 124, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस, आर्टिकल 124, इतना ध्यान रखना है आपको। और जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 124 से लेके 147, 124 टू 147। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भाई, आप अपने रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको क्लास कैसी लग रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या क्या कुछ चेंज करना है, तो आप ज़रूर से बताइए। अपना पार्टिसिपेशन रखिए क्लास में, है ना। जब तक आप बताएंगे नहीं, अपने रिव्यूज़ नहीं देंगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। आपको जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा लग रहा है, या फिर हिंदी वालों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोनों सेक्शंस को, हिंदी इंग्लिश दोनों को बाइलिंगुअल इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको चीज़ें सारी समझ आ रही होंगी जितनी मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है इस बात का, जो नए हैं वो भी एक बार देखें भाई, पूरी क्लासेस देखें, आप पूरी सीरीज़ देखें तीनों, तो आपको पता चलेगा कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो क्वेश्चन 18 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द बहदीकन खेल्लम फेस्टिवल। तो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच the young man makes a symbolic gesture of driving away of the evil spirit, plague and disease by the beating the roof of every house with bamboo poles। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बेदिन खल्लम महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें युवक हर घर की छत को बांस के डंडों से पीट कर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक इशारा करते हैं। तो ये किस में होता है बेदिन खल्लम जो फेस्टिवल है, तो ये है मेघालय में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और उड़ीसा में देखो रथ यात्रा होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इसमें 3 डीटीज के आइडल्स होते हैं, बलभद्र, सुभद्रा और बलराम। तो ये है, ठीक है, हाँ। तो बिहार में कौन सा होता है, छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ पे होता है, तो ये होता है बिहार में। और मणिपुर में क्या होता है, चाप चुरकुट एक फेस्टिवल है जो मणिपुर में होता है। ये ध्यान रखना है, पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। छठ पूजा भी पूछा हुआ है और उड़ीसा का रथ यात्रा आइडल्स के बारे में पूछा हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। और मेघालय का ये वाला भी बेदिन खल्लम, चारों पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, मैंने आपको चारों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ वॉज द रेसिपेंट ऑफ लता मंगेशकर अवार्ड फॉर म्यूज़िक 2021 प्रेजेंटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत संगीत 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त करता थे। तो 2021 का जो लता मंगेशकर जो अवार्ड है वो किसको मिला था, किस पर्सनालिटी को, तो वो मिला था कुमार सानू को। अब देख लेते हैं थोड़ा अवार्ड के बारे में। देखो लता मंगेशकर जो अवार्ड है वो कब एस्टेब्लिश करा गया था, तो 1984 में, 1984 में। और कल्चरल डिपार्टमेंट के, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट ने एस्टेब्लिश किया था। और यह हर साल दिया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर लता मंगेशकर जी की पर।
और रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। और इसमें दिया क्या जाता है, तो इसमें एक अवार्ड, इस अवार्ड में देखो कैश प्राइज़ दिया जाता है 2 लाख का और एक साइटेशन दी जाती है। तो जो लता मंगेशकर जी थी उन्हें बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, इसके आने के चांस हैं। अब जिस तरह से क्वेश्चंस थोड़ा वो एडवांस पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन, इस चीज़ को आप याद रखें। बाकी इंस्टीट्यूट कब किया गया था ये याद रखें, और जो करंट में जिसको मिला है वो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर अपना 20 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल गेम्स वर होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा की गई थी। तो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस तो किस शहर में हुए थे नेशनल गेम्स, तो ये हुए थे लखनऊ में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, फैक्चुअल क्वेश्चंस में कुछ समझाने का होता नहीं है भाई, इसलिए जो कंसेप्चुअल है मैं वो समझाता हुआ जा रहा हूँ आपको। जहाँ पे इम्पोर्टेंस है जिस क्वेश्चन की पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, द हिंदू टेम्पल हिंगलाज माता और कटासराज आर लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो हिंदू मंदिर हिंगराज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेपाल में एक टेम्पल पड़ता है काठमांडू में, आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि काठमांडू में कौन सा टेम्पल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। और ये भी पूछा गया है, देखो अभी इससे जो पहली वाली जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया है कि जो इंडिया के नेबरिंग स्टेट हैं जिनका बॉर्डर इंडिया से लगता है, लैंड बॉर्डर, वो कौन कौन सी स्टेट हैं और कितने स्टेट हैं, कौन कौन सी नहीं कितनी स्टेट हैं। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, द ऑफिसर नोन एज दीवान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द अकबर रीजन। तो दीवान के रूप में जाना जाने वाला अधिकारी अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग से संबंधित था। तो वो फाइनेंस से संबंधित था जो दीवान होता था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और मीर बख्शी जो होता था, मीर बख्शी, तो ये मिलिट्री से संबंधित होता था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल बताना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल को बताना है। तो देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसके अंदर पार्ट 4A ऐड किया गया था, और पार्ट 4A के अंदर ए की जो आर्टिकल है वो ऐड किया गया था 51A। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये बनी आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये किस कंट्री से इंस्पायर्ड होके हमने ली है, तो USSR से। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है ये, नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या है नॉन जस्टिसिएबल का, तो अगर इनका वायलेशन हो जाता है तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सीधा उसमें कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाते हैं तो आप जा सकते हैं सीधा कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 32 के अंडर, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। ठीक है, इसमें रेमेडीज़ हैं, और ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है जिसके अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, ठीक है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अगर, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा, नॉन जस्टिसेबल है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब ऐड करी गई थी, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब, 2002 में, तो ये ऐड करी गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, देखो इसका आंसर है C 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस हिंदू नॉवल मैला आंचल इज़ रिटन बाय। तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है
परमेश्वर नाथ रेणु, पनीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये याद रखना है आपको, पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन द टर्म ऑफ लाइट ईयर्स इज 8.311 मिनट्स। हेयर मिनट्स इंडिकेट्स, जो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 8.311 मिनट है। यहाँ मिनट इंगित करते हैं। तो देखिए जो लाइट ईयर है ये मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज़। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेते हैं लाइट ईयर को, गैलेक्सीज़ के बीच जो डिस्टेंस होता है। और लाइट ईयर होता क्या है, तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है, 1 ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और मेजर करते हैं डिस्टेंस जो कॉस्मोलॉजिकल जो बॉडीज़ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। तो मिनट्स क्या इंगित कर रही हैं, तो वो डिस्टेंस मेजर करती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, जो 30 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था SSC MTS का। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, जो अपना PYQ है उसका रिवीजन अच्छे से करना है। और फर्दर देखो जो क्लासेस आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सीरीज़ का फ़ायदा हो सके तीनों का। CGL की जो सीरीज़ है वो आपने नहीं देखी है वो भी देख लें। तो जो भी बच्चे 2025 और 2026 का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो सीरीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट है। देखो PYQ से ही आपको पैटर्न पता चलेगा और PYQ से ही आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे और पैटर्न और जो सिलेबस है उसको अंदाज़ा लगा पाएंगे, आप एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो रिपीटिशन इतना हो रहा है SSC में, भाई मैंने इतनी शिफ्टों के करवाए हैं, तो मतलब इतना रिपीट कर रहा है एक ही टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको पता लग जाएगा उससे। तो आप ज़रूर इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं, ये आप लोगों के लिए ही है ताकि आपका बेनिफिट हो, अच्छा स्कोर हो आपका GS में। ठीक है, और मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जो एग्ज़ाम के काम का है ना, बिल्कुल मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम से। इसमें से आप देख लेना कितने क्वेश्चन फंसेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे SSC का, रेलवे का, या फिर SSC का GD का अब जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का कोट है, सक्सेस टेक्स टाइम एंड व्हेन यू गेट इट योर हैप्पीनेस स्टार्ट टचिंग द स्काई। तो थोड़ा टाइम लेती है सक्सेस, आपको हार नहीं माननी है, अपने आप को बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहना है, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना है। ठीक है, थोड़ा इन्जॉय भी करना है लाइफ में, लेकिन स्टडी आपको स्मार्ट वे में करनी है। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन उसे रिवाइज बार बार करो, चीज़ें आपको याद रहेंगी। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ी हुई चीज़ है लेकिन कन्फ्यूज़ आता है 2-3 ऑप्शंस में, 2 ऑप्शंस में तो कन्फ्यूजन आता ही आता है। तो इसलिए आप कम पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन बार बार करिए। देखिए मैं आपसे क्यों जोर दे रहा हूँ आपसे PYQ पे, क्योंकि SSC रिपीट करता है PYQ। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन है ही नहीं, वो भाई उन्हीं क्वेश्चनों को CPO और इसमें CHSL में और CGL में MTS में घुमाता रहता है इधर से उधर। ठीक है, बस करंट अफेयर्स थोड़ा चेंज करता है, तो करंट अफेयर्स को देख ले थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्लास ले आऊँगा। बाकी जो आपके PYQ हैं इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और PYQ को हम इतना थॉरोली इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं ना उसे, कि अगर उसने ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया ना तो हमारा गलत नहीं जाएगा किसी भी एंगल से। ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्लासेस पे और PYQ पे। तो आप ज़रूर से इनका रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट की तरह लगाएं इन्हें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो आने वाली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यहीं पे हम अपनी जो क्लास है उसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।